देखिए, विधानसभा चुनाव आने में काफी कम समय का वक्त रह गया है और चुनाव के पहले देखा जाता है कि नेताओं के द्वारा कई सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन जब वादे को धरातल पर उतारने की बारी आती है तब नेता कहीं नजर ही नहीं आते। खैर, आज उस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से नेता आए हुए। आज उनसे ढेर सारी बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जितने भी वादे किए जाते हैं नेताओं के द्वारा, जब उसे धरातल पर उतारने की बारी आती है तो वो कहां चले जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ बीजेपी की तरफ से भूपेंद्र यादव जी हैं और आरजेडी की तरफ से शहवान परवेज जी हैं। तो आज उनसे ढेर सारी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल होगा सत्ता पक्ष के नेता से। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे होगा कि जिस तरीके से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं चुनाव के पहले नेताओं के द्वारा, जब वादे पूरे करने के समय की बारी आती है तब कहीं ना कहीं नेता गायब हो जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर इतने सारे वादे क्यों किए जाते हैं चुनाव के पहले? ऐसा है दिव्या जी, मैं सबसे पहले आपके पूरे बिहार की दर्शक को नमस्कार और दिव्या जी आपको भी नमस्कार जी। 2006 से जब हम लोग का डबल इंजन की सरकार बनी बिहार के अंदर में, तो जब से 2006 से हमारे आदरणीय नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार जब बनी तो विकास ही विकास दिख रहा है। उस समय से क्राइम चरम पर था। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी के 90 का दशक का जो सरकार था वो धधकता हुआ बिहार था। मतलब बिहार के अंदर में इतनी न बड़ी क्राइम, बड़े बड़े क्राइम होते थे, नरसंहार होते थे। उससे उबर करके 2006 में जब हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी आए तो बिहार के अंदर में करीब 50,000 जो एमसीसी हो, आईपीएफ हो, माले हो, वो सारे जितने भी क्राइमर थे भूमि सेना का या कोई भी सेना का, उनको सारे को अंदर करके जेल में और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करते हुए हम लोग बिहार के विकास के पटरी पर खींच करके लाए। जब 2000 यूपीए 1 में 2005 से लेकर के 2014 तक हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी केंद्र में सरकार रहे, यूपीए 1 और यूपीए 2 में, लेकिन बिहार को मात्र जो है ना 200 करोड़ ही रुपया देने का काम किया, जिसका कारण हुआ कि हमारी विकास धीमी गति से हुई। लेकिन जब से हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी डबल इंजन की सरकार केंद्र में हुई है 2014 के बाद, तो करीब अभी तक 12,000 करोड़ रुपया देने का काम किया हमारी सरकार ने बिहार के विकास के निर्माण के लिए। तो पूरे देश के बिहार के अंदर में इस तरह से आज चौमुखी विकास हो रही है। आपको प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं होगी दिव्या जी। मैं आपको बता दूं कि पटना की धरती पर आप निकल करके देखेंगे तो पूरे बिहार के सुदूर इलाके में जाने के लिए आपको 4 से 5 घंटा से ज्यादा नहीं लगेंगे। यह है हमारा एनडीए का डबल इंजन सरकार की विकास का ब्यार। तो मैं बता दूं कि बिहार के अंदर में अभी हाल ही में हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है कि दिव्यांग और हमारे वृद्धजन, हमारी विधवा माताएं, उनको 400 से लेकर के जो है ना 1100 रुपया पेंशन बढ़ाने का काम किया है, जिससे बिहार के घर घर में करीब 1 करोड़ घर ऐसे हैं जिसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सपोज करिए एक परिवार के अंदर में 4 आदमी है तो इगरचौक 4400 रुपया में एक परिवार का भरण पोषण जो है ना सम्मान पूर्वक जीने का हमारे आदरणीय नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, एक पिछड़ा का बेटा, ने पूरे बिहार को सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। आप देख लीजिए पूरे बिहार के अंदर में प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमारी गरीब बहनें, जिनकी शादी के लिए जगह नहीं मिलता था, कम्युनिटी हॉल नहीं होते थे, तो उनकी मजबूरी में शादी घर में होती थी, जो सम्मानजनक नहीं हुआ करता था। तो आज हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का योगदान से बिहार के अंदर में जो है ना 884 ग्राम पंचायतों में करीब जो है ना सभी ग्राम पंचायतों के अंदर में मतलब 50 लाख के लागत से एक भव्य कम्युनिटी हॉल का जो है निर्माण होने जा रहा है। और हमारी बिहार की जितने गरीब बहनें जो सम्मान पूर्वक जिनको शादी विवाह करने का मतलब उनकी शौक को पूरा करने की काम करता है, तो वह हमारा डबल इंजन की सरकार एनडीए की सरकार करती है। तो ये एक छोटी सी नहीं, आप जितना देख लीजिए रोड, हाईवे, आप देखिए अभी जो है ना एक मतलब राघोपुर से हमारे आदरणीय तेजस्वी जी 1990 से राघोपुर पर राज कर रहे रे भाई, लेकिन आज तक वही टूटही पुल, पीपा पुल
अब देखिए हमारे आदरणीय डबल इंजन की सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी भूपेंद्र के देन है कि हाईवे बना। अब पूरे 5 मिनट के लिए रोकना चाहेंगे जी। शाहान परवेज जी, आप इनके जवाब से कितना सहमत हैं? देखिए, जवाब से दिव्या जी तो भूपेंद्र भाई भी अपने आप अपने जवाब से सहमत नहीं है, और वो तो कैमरा में बैठ के बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मगर हकीकत उससे कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। मैं इनको 2 मुद्दों पर लाना चाहता हूं। पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि इनको किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है, और इनका जो चुनावी एजेंडा होगा 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में, वो क्या होगा। क्या विकास के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूं कि आप विकास के नाम पे, अगर आप में क्षमता है, हिम्मत है, तो आइए बिहार में विकास के नाम पर चुनाव लड़ लीजिए। दिव्या जी, इस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आप 2014 से लेकर 2025 तक जितने भी वादे किए गए हैं, कोई भी पुराना वीडियो आप उठाकर उनका 2014 से लेकर 2025 तक का कोई भी वीडियो किसी भी चुनाव में, किसी भी चुनावी सभा में किए गए वादे को आप रिप्ले कर दीजिए। अगर एक भी वीडियो और एक भी भाषण और एक भी वादा उनका बिहार के लिए पूरा हो गया होगा तो मैं मान जाने को तैयार हूं। यहां विषय बिहार सुनिए, और दूसरी इनकी सहयोगी दल। एक सवाल ये होगा कि जिस तरीके से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, चाहे वो महागठबंधन के हो या एनडीए की तरफ से किया जाता हो, क्या लगता है फायदा होता है? सचमुच चुनाव है, अब चुनाव के पहले क्या लगता है जितने सारे वादे किए जा रहे हैं उसका फायदा कुछ होने वाला है? नहीं, हमने तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि झांसेबाजों की सरकार है, जुमलाबाजों की सरकार है। हमारे एक गृह मंत्री जी ने कहा कि 15 लाख रुपया लोगों के खाते में आए। आज पूरा देश पूछता है कहां गया 15 लाख रुपया? आपने बोला था 15 लाख रुपया देने की बात, आप कहां गया 15 लाख रुपया? प्रधानमंत्री जी ने खुले मंच से कहा कि यहां बिहार में रोजगार की कमी है, यहां पे स्किल इंडिया के तहत ये करेंगे, अब मेक इन इंडिया के तहत ये करेंगे, वो करेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप बताइए कि कौन सा योजना अभी तक धरती पर आ पाया इन 10 सालों में? स्मार्ट सिटी तो बन रही है। कौन सी स्मार्ट सिटी बनी? स्मार्ट गांव बना, गांव को गोद लिया गया, सबको उजाड़ कर रख दिया गया, वीरान कर दिया गया। और अभी भाई भूपेंद्र जी ने अपने शब्द में कहा 1990 के दशक, दूसरा पॉइंट इनका आता है 90 के दशक की बात, आतंक, नरसंहार। अब बताइए नरसंहार करने वाला कौन था? बताइए नरसंहार करने वाला कौन था? अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है, चर्चा चल रही है बल्वेश्वर मुखिया हत्याकांड। बल्वेश्वर मुखिया जी का हत्या हुआ तो हत्या किसने किया? आज इनके सारे सहयोगी दल में उनके 8 नामजद जो क्रिमिनल हैं, जो अक्यूज्ड हैं, 8 के 8 इनके सहयोगी दल में और इनके दल में बैठे हुए हैं। रणवीर सेना जो 29 नरसंहार करके पूरे बिहार में भूचाल मचा कर रख दिया, तो किसको सपोर्ट कर रहा है? कौन है वो लोग? तो नरसंहार कौन कर रहा था? गरीबों का। जमीनें कौन छीन रहा था? गरीबों का। लालू यादव जी ने मजबूती से कहा गरीबों की धरती पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, और वो एक पिछड़ा का बेटा अगर कहा कि यहाँ पे एक एक पिछड़ा सुरक्षित है और कोई इसको आंख नहीं दिखा पाएगा, वो ताकत, वो क्षमता वो लालू यादव जी ने हम लोगों को दिया है। आप वो भी देख लीजिए कि 90 के पहले के नाम पे चुनाव लड़ेंगे कि 90 के बाद के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, या आप अपने 20 साल के कार्यकाल पे चुनाव लड़ेंगे, ये तय आपको करना है। मैं चुनौती देता हूं आपको दोनों मुद्दों पर। या तो आप 90 के पहले पर चुनाव लड़ लीजिए, उसका भी याद दिला देंगे आपको। मैंने कुछ सारांश बोला कि नरसंहार किसने किया। उसके बाद अगर आप चुनावी मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ लीजिए। हमने कहा अभी मुख्यमंत्री जी ने पेंशन में पेंशन बढ़ाने का काम किया। हम लोगों ने कहा कि वृद्धा पेंशन को 1500 रुपया किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी टेंशन में आ गए। इनकी चुनावी सभाओं में कुर्सियां खाली होने लगी, यहां इनको लोगों ने कुर्सियां देना बंद कर दिया इनके नेताओं को गलियों में, तो इन्होंने टेंशन में पेंशन बढ़ाने का काम किया। 400 से 1100 रुपए का 1500 क्यों नहीं किया भाई? जी भूपेंद्र यादव जी, जिस तरीके से शहनाज परवेज जी ये कह रहे हैं कि अति पिछड़ों का विकास ही नहीं हुआ आपकी पार्टी में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सचमुच अति पिछड़ों का विकास नहीं हुआ है? ऐसा है दिव्या जी, हमारे भाई के पास न तो विजन है और न तो इस सरकार में है। ये झूठ मूठ के बिहार में जो है सारे लोगों को जो है सब्ज बाग दिखाते हैं जी। ये जो है इनके हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी बोलते थे कि लागल लागल झूलनिया में धाका बलमा कलकत्ता चलो। तो ये बलमा कलकत्ता का क्या मतलब होता है आपको मालूम नहीं है? हमारे बिहार के पूर्वज चटकल मिल हुआ करता था कलकत्ता में, तो चटकल मिल में हमारे पूर्वज जाकर काम करके आते थे, तो वो लेबर के काम करके आते थे। लेकिन हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी
ये खाली झुलनिया में धक्का लगा के लोग के शब्द बाग दिखा करके इतनी नरसंहारें हुई उनके रीजन में। ये भाई साहब बोल रहे हैं, शायद इनका याद होगा या नहीं होगा, मैं उस समय का, मैं उस दशक का हूं, मैं लालू जी को अच्छी तरह से जानता भी हूं। विकास का कोई भी उनके अंदर में बस शब्द नहीं था। लोगों को कैसे मोरली तोड़ो, ये वोट के फिराक में यहां तक कि पिछड़ा को तो कटवाए ही कटवाए, मतलब सैकड़ों नरसंहार हुआ। लेकिन लास्ट में जो है ना, यही परमेश्वर मुखिया जी के साथ इनकी साठगांठ, जितने बिहार के अंदर में एमसीसी, माले, आईपीएफ, ये सारे लोगों के साथ इनकी साठगांठ थी। मेरे भाई परमेश्वर मुखिया जी की बात कर रहे हैं। अभी मैं इनको बता दूं कि मियापुर में जो है ना 62 यादवों की हत्या हुआ था। ये लालू जी ने जो साजिश रच करके कराया, वो इसलिए कराया था कि जदुवंश उस समय इनका वोट खिसक रहा था। अब रही विकास की बात, हमारे भाई कहते हैं विकास की बात करते हैं हमारे आदरणीय तेजस्वी जी। विकास सिर्फ जो है ना, मतलब झूठ मूठ के हवा क्रिएट करते हैं गरीबों के। जी भूपेंद्र, नौजवानों के सवाल होगा मेरा, एक सवाल होगा आपसे कि जिस तरीके से मेरा पहला भी सवाल था कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक आता है, वादे बड़े सारे किए जाते हैं, ढेर सारे वादे किए जाते हैं, तो ये तो आपकी सरकार द्वारा भी बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें पता है कि अगर चुनावी साल में हम बड़े बड़े वादे करेंगे तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो सकेगा, चाहे युवाओं से, महिलाओं से या किसी अन्य लोगों से भी? तो ऐसा तो कोई योजना तो नहीं है, ऐसा कोई तो माइंड गेम तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है मैम जी। हमारा विजन एकदम क्लियर है। 2030 तक हम लोग विकसित बिहार की श्रेणी में बिहार को खड़ा करने जा रहे हैं। बिहार के नौजवानों को विकास करके, बिहार के माए बहनों को विकास करके, बिहार के नौजवानों को मान सम्मान दे करके हमारे पास विकास का विजन है। और इस डबल इंजन की सरकार में देश के अंदर में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप देख लीजिए, विश्व में जो है 11वां स्थान पर हमको पैदान पर कांग्रेस दे करके गई थी सरकार 2014 में। हम लोग कहां हैं आज? इकोनॉमिक दृष्टिकोण से जो है ना विश्व की चौथा स्थान पर है। इकोनॉमिक दृष्टिकोण से मेरे भाई ये विकास हो रहा है, चौमुखी विकास। आप देख लीजिए, हमारे यहाँ डेली 1200 किलोमीटर रोड बनती है। ये थे तो इनके रीजन में, कांग्रेस के रीजन में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी डबल इंजन की सरकार में जब थे, इनके रीजन में मुश्किल से 3 किलोमीटर रोड बना करता था। रे भाई, तो आज देश का नाम जो है रोशन किया तो एक पिछड़ा का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और उन्हीं के प्रभाव से हमारा बिहार के अंदर में आदरणीय सम्राट चौधरी जी, दिलीप जायसवाल जी और नित्यानंद राय जी, और हमारे आदरणीय बिहार का डायनेमिक पर्सनालिटी माननीय नीतीश कुमार जी के सानिध्य में ही बिहार का विकास संभव है। और यह आने वाला 2025 में हम लोग लुभावना नहीं देते हैं, हम लोग काम करते हैं, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की जो है ना बात करते हैं, और न्याय के साथ विकास करके पूरे बिहार के नौजवानों को और मां बहनों को कैसे आगे बढ़ाना है। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और शाहान परवेज से माई बहन मान योजना के बारे में जानकारी लेंगे और उससे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच चुनावी साल में इस तरह के जो वादे किए गए हैं इसका प्रॉफिट चुनाव में होने वाला है। तो ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। स्वागत है। चलिए शाहान जी, आपकी तरफ अब मुख रुख करेंगे। आप बताइए, जिस तरीके से माई बहन मान योजना आपकी पार्टी के द्वारा लाया गया, काफी बड़ा योजना इसे बताया गया, तो ये आखिर क्या है? क्या ये चुनावी साल में किया गया है? क्या इसे प्रॉफिट होने वाला भी है कि नहीं आपकी पार्टी को? देखिए, इससे तो बिहार की जनता इतनी प्रभावित है कि हमारे भूपेंद्र भाई भी प्रभावित हो गए, और उनके शब्दों में अब माँ बहन, मान सम्मान, ये सारे शब्दों का आप प्रयोग करने लगे जी। मिला जुला कर जो काम आप नहीं कर पाए, वो जो हम लोगों ने विजन दिया, इन्होंने कहा कि विजन नहीं है इन लोगों के पास, हम लोगों ने विजन दिया। हमने कहा पेंशन बढ़ाना चाहिए, पेंशन बढ़ गया, पेंशन बढ़ा के हमने बोला 1500 होना चाहिए, आपने कहा 1100 कर दीजिए। हमने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए, आपने कहा पैसा कहाँ से आएगा? हम बोले विजन हमारे पास, हम करके दिखाएंगे आपको। उसके बाद हमने कहा प्रत्येक महिला को माँ बहन सम्मान योजना में 2500 रुपये देंगे। अब 2500 रुपये सोच रहे हैं कहाँ से लाएंगे, तो इनके पास विजन नहीं है। हम कह रहे हैं कि देंगे, अब ये कह रहे हैं कहाँ से लाएंगे। हमने कहा नौकरियां देंगे, हमने नौकरी बांटने का काम किया और इतिहास लिखा गया। आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इतनी नौकरियां पूरे देश में कभी किसी ने नहीं दी, किसी सरकार ने नहीं दी, जितना माननीय तेजस्वी यादव जी ने अपने 17 महीने के कार्यकाल में नौकरियां बांटने का काम किया। उसके बाद इन लोगों
हम लोग की सरकार चली गई, ये लोग गांधी मैदान में गए और नकल करने की कोशिश किया, फिर से नियुक्ति पत्र बांटने की कोशिश किए, नकल करने की कोशिश की, मगर क्या कर गए कि दिव्या जी नकल करने के लिए भी अकल की आवश्यकता है। नियुक्ति पत्र बांटा गया और पूरा छिया लेदर हो गया, तो अब इन लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटने वाला योजना कैंसिल कर दिया। तो अब आप बताइए कि अभी आप ही करें बहुत विकास हो रहा है, ये बन गया, वो बन गया, वो बन गया। दिव्या जी इसी जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, जी परवेश जी, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि आपने भाई बहुत सारी योजनाएं, खास करके आप लोग के चुराए गए हैं योजनाएं एनडीए के द्वारा, लेकिन एनडीए के नेताओं ने साफ साफ कहा है कि सब कुछ बस एनडीए राजद के द्वारा बस क्रेडिट लेने की होड़ है, बस वो क्रेडिट ले रहे हैं, सारी योजनाओं का सब कुछ हमने किया और सारा क्रेडिट आरजेडी वाले ले रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? हमने कहा ठीक है, अगर आप में क्षमता है आप कीजिए। जी, हम कह रहे 17 महीने ही नौकरी क्यों बांटी गई? जी, 17 महीने के बाद नौकरी क्यों नहीं बट रहा है? 17 महीने के बाद भी सरकार चल रही है, 17 अब चुनाव आने वाला है, अब तो अबाउट टू एक्सपायर कर गए हैं, सरकार एक्सपायर कर गई है, तो अब तक चुनाव के समय से पहले तक आप लोगों ने नौकरी क्यों नहीं बांटा? और जो नियुक्ति पत्र हम लोगों ने 17 महीने में बांटा, उसका एक बार आपने प्रयास किया गांधी मैदान में बांटने के बाद, तो मैंने कहा कि नकल करने के लिए भी अकल की आवश्यकता थी और पूरा छिया लेदर हो गया, उसके बाद इन्होंने योजना बंद कर दिया। अब आप बताइए कि आप कह रहे हैं, भूपेंद्र भाई कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है, डबल इंजन की सरकार है, इसी पटना को आपने कहा था कि स्मार्ट सिटी बना देंगे, पटना को क्वेटा बना देंगे, और क्या क्या प्रधानमंत्री जी गांधी मैदान में आकर भाषण दे गए। अब बताइए कि अगर 10 मिनट की बारिश हो जाएगी तो भूपेंद्र भाई कमर तक डूब के जाएंगे अभी बाहर गाड़ी तक जी। तो ये स्थिति पटना के पौष इलाकों की है, जहां पे हम लोग बैठे हैं, शायद पीछे केंद्रीय मंत्री का घर है, 2-2 केंद्रीय मंत्री का घर है, ये एरिया डूबेगा अगर 10 मिनट की बारिश हो जाएगी। दिव्या जी आपके स्टूडियो आने में दिक्कत होगा, और 2-2 मंत्री केंद्रीय मंत्री का घर है यहाँ पे। तो ये विकास हुआ है, ये डबल इंजन की सरकार का आईना है। तो अब आप प्रोपोगेंडा एजेंडा जो चलाना है चला लें, आपके पास विजन नहीं है, आपके पास एक टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड पदाधिकारी। जी आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से परवेश जी ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार क्रेडिट ले रही है, तो आप सचमुच आपकी सरकार क्या क्रेडिट लेने की होड़ में लग गई है? देखिए दिव्या जी, हम लोग न तो क्रेडिट लेने के फिराक में रहते हैं और न तो किसी को हम लोग कुछ कहने के फिराक में रहते हैं। सीधा जो है हम लोग विकास की ओर रहते हैं। ये जो हमारे भाई साहब बोले, तो इनका जो नेता है वो खाली खोखा है, और खाली खोखा का काम क्या है? कुछ तो है नहीं कि वो देंगे। वो कहते हैं पिछले इलेक्शन में 24 में आए थे, तो इनका राहुल गांधी जी यूपी से लेकर के पूरा बिहार देश के इलेक्शन, मेरे भाई, वो बोले टकाटक टकाटक टकाटक, लोगों को हम जो है माई बहन को पैसा देंगे, 1-1 लाख रुपया देंगे। और तेजस्वी जी हमारा बोलने लगे पूरे माई बहन को हम टकाटक देंगे। अरे भाई, अब सरकार में है कि दीजिएगा? आप तो है ही नहीं, और झूठ मूठ के सब भाग दिखा रहे हैं, भविष्य दिखा करके वर्तमान खराब करने के फिराक में। आप लोग तो अपने फिराक में है रे भाई। बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है इनको। इनकी पार्टी जो है, अभी देख लीजिए हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी, ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन लोकतंत्र के जानते हैं कहां भेज दिए? 13वीं बार जो है ना 97 से जब से राजद बना है, 13वीं बार जो है ना ये अपने मुकुट लेके मौड़ी पहन लिए हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी कि ये सुनो बिहार की जनता भाई, हम ही अपन राष्ट्रीय जनता दल के जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। तो ये लोग स्वनिर्माण की पार्टी है और अपने मुंह मिट्ठू मियां बनना है। बिहार की जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि पूरे बिहार में किस तरह से रिसोर्स को लूटो रे भाई। जनता की परवाह मत करो, और जनता की आड़ में छिप करके अपनी लूटी गई प्रॉपर्टी को उसको छिपाने के फिराक में है रे भाई। अभी देख लीजिए पशुपालन घोटाला तो ही करबे किए 960 करोड़ का। परवेश जी आपकी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? परिवारवाद का आरोप तो भूपेंद्र भाई क्यों बोल देंगे ना? आप परिवारवाद को देखना चाहते हैं। भूपेंद्र जी बस एक मिनट, बस जवाब सुन लेते हैं जी। परिवारवाद बनाया, परिवारवाद पे बात करने वाले लोग, अभी आपने देखा ना दामाद आयोग का गठन किसने किया, तो परिवारवाद वहां नहीं दिखाई देगा आपको। जीतन राम मांझी जी का पूरा परिवार सेटल्ड हो गया, उसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान जी का पूरा परिवार सेटल्ड है, उसमें आपको परिवारवाद नहीं दिखाई देगा।
अब बताइए कि अमित शाह जी का बेटा कहाँ सेटल्ड है भाई? तो परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा आपको। राजनाथ सिंह का बेटा सेटल्ड है, उसमें परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा है आपको। और बिहार में आपके पास लीडरशिप नहीं है, तो इसमें हमारी क्या गलती है भाई? और लालू यादव जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इंस्टीट्यूशन, विचारधारा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पार्टी की नींव रखी, जिसने विचार की नींव रखी, और वो स्वयं अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद पर हैं तो ये हमारे लिए सम्मान की बात है, गर्व की बात है। और आपके देश, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। आप क्यों एक्सपायर टेन्योर एक्सटेंड करते चले जा रहे हैं? आप नड्डा जी से अभी तक आप काम करवा रहे हैं, क्यों? आपके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष का रिप्लेसमेंट नहीं, आपके पास आदमी नहीं जुट रहा है, और आप कह रहे 13 साल से आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। अगर लोकतंत्र की दुहाई या परिभाषा यही है, तो अब बताइए कि कितनी बार शपथ ले लिए प्रधानमंत्री जी? कितनी बार मुख्यमंत्री रहे? गुजरात के दूसरा आदमी आपके पास नहीं था? जी भूपेंद्र जी, क्या कुछ मुख्यमंत्री कितनी बार बने हुए हैं? 7वीं बार। जी सर, बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ कह दीजिए, लगातार शपथ ले लेते हैं। अब सुन लीजिए परवेज भाई, थोड़ा शांति बनाए रखिए। भूपेंद्र जी, आप ही की पार्टी, आप ही की सहयोगी दल है लोजपा, रामविलास, उनके भी आप अगर देखें तो उनके भी पूरे परिवार के लोग, परिवारवाद वहां पर भी देखने को मिल रहा है। हम पार्टी है जीतन राम मांझी, उनके भी परिवार। जी, आप उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, परवेज जी, उन्हें बोलने का मौका दीजिए। परवेज जी, बस 1 मिनट। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी भी पार्टी में लगातार परिवारवाद देखने को भी मिल रहा है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो रामविलास की पार्टी हो, मेरा रामविलास जो हो, कोई क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी देखिए, ऐसा है, हमारे आदरणीय जो है क्या बोले इनका, रामविलास जी का, रामविलास श्रीदेव रामविलास बाबू का, जो चिराग पासवान जी हैं, वो पढ़ा लिखा है, डायनेमिक पर्सनालिटी है, सभी जातियों में उनका पैर ठहरे भाई। वो नेता है, वो नेता बनकर के जो है ना, वो कहाँ अपने जो है ना ये कर रहा है। अरे भाई, जो भी आए हैं, ये दामाद आयोग की बात करते हैं, तो ये दामाद आयोग तो सबसे पहले यही लोग चालू किए पूरे बिहार के अंदर में परिवारवाद। इनका आप देख लीजिए, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का पूरे परिवार पाइपलाइन में। अरे भाई, अभी मीसा दीदी बनी, पटना ग्रामीण का राज्यसभा के मेंबर छोड़ करके पटना ग्रामीण का एमपी बन गई। एक हमारी बहन जो है ना, जो के सिंगापुर में रहती है, वो छपरा से इलेक्शन लड़ गई, 2nd डिवीजन से हार गई। तो इनसे बड़ा परिवारवाद इस धरती पर कोई नहीं है मेरे भाई। और बिहार का जदुवंश और मुसलमान भाई ये पूछ रहा है कि आपके पार्टी के अंदर में क्या दलित पिछड़ा अति पिछड़ा नहीं है आदरणीय लालू प्रसाद जी, कि आप स्वयं जो है ना अपन मौड़ी अपने पहनते चले आ रहे हैं? ये क्या शो करना चाहते हैं? अरे भाई, बिहार की जनता पूछ रही है, पिछड़ा अति पिछड़ा और दलित महादलित बिहार की जनता आने वाला 2025 चुनाव में इनको माफ नहीं करने जा रही है। और एक बात और सुन लीजिए, हमारे आदरणीय तेजस्वी जी आज जो है ना स्टूडेंटों का रैली किए थे। अपने स्टूडेंट तो है नहीं, पूर्ण स्टूडेंट नहीं हुए, और जो है ना अब स्टूडेंट को रैली कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि हम बिहार में आएंगे तो ये देंगे वो देंगे, भविष्य दिखा के वर्तमान खराब करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से ज्योतिष जो है आपको भविष्य दिखाता है, कहता है कि आपका 6 गो बेटा होगा, आप इंग्लैंड जाइएगा, आप अमेरिका जाइएगा, आप लाइए 100 रुपया। जी, तो भविष्य दिखा के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे तेजस्वी यादव, भूपेंद्र यादव जी का सवाल है। सर एक मिनट, क्या कुछ कहना चाहते हैं? तर्क नहीं है, मुद्दा नहीं है, शब्द नहीं है, वो मदारी कर रहे हैं यहाँ बैठ के। जी, आप बताइए, मैंने इनको कुछ मुद्दे दिए कि आप तय कर लीजिए कि 90 के पहले पे चुनाव लड़ना है कि 90 के बाद पे चुनाव लड़ना है। विकास के सुन लीजिए भूपेंद्र जी, सुन लीजिए ना, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ना है, परिवारवाद के मुद्दे पे चुनाव लड़ना है, कि आप किस मुद्दे पे लड़ना चाहते हैं? मैंने आपको कहा दिव्या जी कि प्रधानमंत्री जी का 14 से लेकर 25 तक का एक भी वीडियो उठाकर आप रिप्ले कर दीजिए अभी आप टीवी पे, लाइव टीवी पे, और उसके बाद बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना कमिटमेंट अपना पूरा किया है। वो कहां चला गया 15 लाख रुपया, 2 करोड़ रोजगार, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। नीतीश कुमार जो बाल और नाखून कटवा कर डीएनए की बात कर रहे थे, आज समझौता करके बैठे। यही सम्राट चौधरी कहते थे पगड़ी नहीं खोलेंगे, मुरेठा बांधे हैं, जब तक सीएम की गद्दी से नहीं उतारेंगे मुरेठा नहीं। स्वाभिमान बेच के आज डिप्टी सीएम बने बैठे हैं। तो इन लोगों की ना कोई नीति है, ना कोई नैतिकता है, ना कोई विचारधारा है। किसी भी प्रकार से सत्ता पे कब्जा करके बैठ जाना है, और ना कोई इनको जनता से सरोकार है। अब बताइए कि डर दिखाएंगे, डर दिखाकर अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो भूपेंद्र भाई आपको याद होगा कल क्या हुआ। अरे आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन में आप यादव जी का माथा मुड़ना पड़ा।
कथावाचक होने के कारण, तो आप पिछड़ा और अति पिछड़ा के सम्मान की बात आप करेंगे, ये आप करेंगे। तो ये किन्हीं भी मुद्दों पर आप छात्र की बात कर रहे हैं, आप बताइए ना कि कहां से एजुकेशन हुआ प्रधानमंत्री जी का, कौन से कॉलेज कौन सी डिग्री लेकर बैठे हैं प्रधानमंत्री जी, कौन से उनके आज तक जीवन में कोई सहयोगी सहपाठी नहीं मिला, कौन से कॉलेज में पढ़ रहे थे भाई। और उस प्रधानमंत्री जी जो इतना अहंकार में रहते, जो कहते हैं कि आई एम नॉट ए बायोलॉजिकल चाइल्ड, मैं अवतारित हुआ हूं, मैं पैदा नहीं हुआ, मैं अवतारित हुआ हूं। आप उनकी बात करेंगे। भूपेंद्र जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? भूपेंद्र जी देखिए, ये टिप्पणी पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे भाई साहब के पास में अब कोई मुद्दा उद्दा बचा नहीं है। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी भी काफी बुजुर्ग हो गए हैं, अब इतना नव इंतजाम कर लिया है कि 10 कुर्सी उनको घटने उठने नहीं जा रहा है। अब बिहार का न तो उनको जदुवंश की चिंता है और न तो मुसलमान भाई का चिंता है। ये सीधा जो है ये जनता की आर लेकर के अपनी प्रॉपर्टी के बचाने के फिराक में है। और इनकी सोच ये है, सुनिए, इनकी सोच ये है, अरे भाई इनके रीजन में तो 60 यादवों की हत्या होती थी, 11,000 यादवों की हत्या हुआ 15 सालों के अंदर में। ये क्या बात कर रहे हैं? हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी वो क्या कराते थे? नरसंहार कराते थे, 100 लाश पड़ा हुआ मिलता था। ये बच्चे थे उस समय, नहीं जानते होंगे। अब सुन लीजिए, अब रही बात, ये कहते हैं पढ़ाई लिखाई की। परवेश जी, भूपेंद्र जी, सुनिए, चुनावी साल में विकास का मुद्दा है, ये है हमारा मुद्दा, उससे मत भटकिए। जो मुद्दा है आप उसी पर बात करिए जी। चुनावी साल में हमारा विकास ही विजन है। हम जनता के बीच विकास करके गए हैं। जनता यदि हमको चुनेगी तो विकास के माध्यम से ही चुनेगी। और इनको जो 15 साल से बाहर रखा, इसका रीजन ये भी जानते हैं क्यों बाहर हैं। अरे भाई 13 गो इलेक्शन हार गए आदरणीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी, ये 3 में है कि 13 में है। और रही बात कांग्रेस का, तो ये कांग्रेस को 1990 में मटिया मेट करके हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी देश बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। और वही हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी 1990 के बाद 97 में जब चारा घोटाला में जब जेल चले गए, ये कहते हैं कि हमको फन्ना फंसा दिया, हमको फन्ना फंसा दिया। और उसी कॉलेज के, हाफिज कॉलेज के गोद में जाकर के, कांग्रेस के गोद में बैठ करके खेलने लगे और बिहार की जनता को मान सम्मान के ऊपर ध्यान नहीं दिए। और पूरे बिहार की जनता को ही कहते थे कि ये सामंती का सरकार है। आज उसी कांग्रेस के गोद में बैठ करके जो है ना, ये लोग को सब बाग दिखा रहे हैं कि नहीं अब कांग्रेस ठीक है। रे भाई ये क्या बात है रे भाई? आप तो डुअल पॉलिसी खेल रहे हैं बिहार की जदुवंश के साथ और बिहार के ये हमारे मुसलमान भाइयों के साथ। आप क्या समझाना चाहते हैं हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी से? पूरे बिहार की जनता पूछने जा रहा है रे मेरे भाई। ये कहते हैं कि दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए, अब बिहार के रिसोर्स के लूटल पैसा से जलपान करिए। जी परवेश जी, आपसे एक सवाल है कि जिस तरीके से अभी देखने को मिल रहा है, तेजस्वी यादव के द्वारा लगातार 17 महीने के कार्यकाल की बड़ी चर्चा की जा रही है, तो क्या लगता है जब 17 महीने कार्यकाल की बात हो रही है तब तो वो किसी और के साथ थे, तब तो वो नीतीश कुमार के साथ थे, लेकिन क्या लगता है इस चुनाव में उनको कुछ अलग राग नहीं अलापना चाहिए? क्या वो 17 महीने के कार्यकाल की बात करके वोट बैंक जनता का हासिल कर लेंगे? नहीं, 17 महीने की चर्चा इसलिए हो रही है कि 17 सरकार, देखिए ये जो डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, ये करीब 20 सालों से चल रही है, 20-25 सालों से सरकार को देखा जा रहा है। 10 साल से यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। और 2005 से लेकर अब 2025 आ गया। अब समझिए कि इन सरकारों के बाद बीच में जो 17 महीने का कार्यकाल, उसकी लगातार चर्चा इस वजह से होती है कि इतने लंबे समय के कार्यकाल के बाद बिहार को पिछड़ा, बिहार में रोजगार का महामारी, जब रोजगार की मांग किए, छात्रों पे इन लोगों ने लाठियां बरसाई, जिसका इतिहास लिखा गया। बाद भी तो विकास हो रहा है। और 17 महीने के बाद मैं कह रहा हूं भाई कहां चला गया रोजगार? अगर आप रोजगार देने में सक्षम थे, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, आप लोगों ने अगर नौकरी बांटने का काम किया तो 17 महीने के बाद कहां चुप हो गए? 17 महीने के बाद नौकरी क्यों नहीं बटी? आज पूरा बिहार का नौजवान ये पूछ रहा है और लगातार इसकी चर्चा नौजवानों में हो रही है। आप समझिए कि किसी घर का नौजवान अगर बेरोजगार होगा तो आप कहते हैं महिलाएं हमको वोट करेंगी। बताइए, किसी महिला को उसका बेटा बेरोजगार होगा, उसकी मां उसको वोट करेगी, उस पार्टी को?
उस परिवार का मुखिया, उस परिवार का पिता अपने बेटे को बेरोजगार देख रहा है, लाठियां बरसा रही है सरकार उसके ऊपर, और कहते हैं कि हमारा वोट बैंक है। हम कह रहे हैं कि पूरे बिहार में इस बात की चर्चा हो रही है कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने कार्यकाल में नौकरी बांटा, वो उसकी प्रशंसा पूरे दुनिया में हुई और वो रिकॉर्ड बन गया। अब बात कीजिए कि हम लोग 17 महीने ही केवल रह पाए, इसलिए हम जनता से आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता से, कि इन ढोंगी सरकार को, जुमलाबाजों की सरकार को अब 2025 में विदा कर देना है और उसके बाद नौजवानों की सरकार बनेगी। और नौजवानों की सरकार जब बनेगी तो उसमें रोजगार की बात होगी, उसमें महिला सम्मान की बात होगी, उसमें लोगों के हित की बात होगी। उसमें हमने कहा कि अब गरीब, मुख्यमंत्री जी कह रहे बड़ा बड़ा पोस्टर देखा मैंने रोड पे, मैंने बिजली पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दिया, बिजली अरे भाई बिजली पहुंचा दिया आपने तो बताइए कि बिजली विभाग क्यों बेच दिया? आज बिजली विभाग बेच दिया अडानी को, अंबानी को, और बिजली बिल गरीब दे नहीं पा रहा। एक परिवार का जिसका औसतन आय 4000 रुपए है, उसका बिजली बिल 1200 रुपए आ रहा है, बताइए 1800 रुपए आ रहा है, वो कहां से बिजली बिल बेयर करेगा? आपने मेडिकल को इतना महंगा कर दिया, अस्पताल को चौपट कर दिया, मेडिकल को महंगा कर दिया। आपने पटना पीएमसीएच और एनएमसीएच में नेग्लिजेंसी का मामला देखा, और उप मुख्यमंत्री जी बड़ी भारी बेशर्मी के साथ जाकर उसके परिवार से कह रहे हैं कि मां कसम खाओ कि तुमको एडमिट नहीं लिया था। लड़की की जान चली गई, बच्ची की जान चली गई मेडिकल नेग्लिजेंसी की वजह से। सरकार के मुखिया, सरकार के उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कहते हैं मां कसम खाओ कि तुमको एडमिट नहीं लिया था। भूपेंद्र जी क्या कुछ कहना तो चाहेंगे? बताइए कि 17 महीने के तेजस्वी यादव के कार्यकाल के बाद कोई विकास नहीं हो पाया क्या बिहार में? जी जिस प्रकार जी जी परवेश जी जवाब भी सुन लिया जाए, जी बोला जाए भूपेंद्र जी। कि हमारे परवेश भाई बोल रहे हैं तेजस्वी जी के बारे में कि 17 महीने के सरकार में हमने नौकरी दिया। जी मैं चैलेंज करता हूं कि इनको उप मुख्यमंत्री के पद हमारे पास है, एक पियून के वैकेंसी निकाल के ही दिखा दें तो मैं गुलामी लिख दूंगा। एक पियून की वैकेंसी करने की डिप्टी सीएम के पास पावर नहीं होता है। ये पूरे बिहार की जनता को मैं टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। और ये भाई साहब जो गला फाड़ हमने जो है नौकरी दिया, तो नौकरी हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिया मेरे भाई। ये लोग झूठ का पुलिंदा है, ये झूठ बोल करके पहले शासन में आए थे, अभी वही फिराक में है। अब रही बात, ये कहते हैं कि हम रोजगार दिए, रोजगार आप का दीजिएगा? अरे भाई हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी 12 लाख वैकेंसी निकालने जा रहे हैं, इस 3 महीने के अंदर में वैकेंसी पूरा होने जा रहा है, और 40 लाख नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए लोन के माध्यम से हमारे आदरणीय नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार, आदरणीय नित्यानंद राय जी, आदरणीय सम्राट चौधरी, आदरणीय विजय सिन्हा जी और दिलीप जायसवाल जी ने यह बैठक करके निर्णय ले लिया है कि पूरे बिहार के अंदर में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग 50 लाख नौजवानों को जो है ना रोजगार से जोड़ने जा रहे हैं, और इसमें गलफत में ना रहें। और आने वाला 2025 जो चुनाव होगा, इनको वोट के चोट दे करके जनता बाहर करेगी रे भाई। ये जो हाफिज कॉलेज में जाकर के हमारे आदरणीय खेल रहे हैं, पूरे बिहार की आम आवाम गरीब जनता समझ गई है, और खास करके जदूवंश जो है ना ये समझ गया है कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी के तेजस्वी के फुटही नाव पर मत चढ़ना मेरे भाई। मैं एक चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि इस बिहार के अंदर में 1990 से लेकर के 2005 तक यदि सबसे ज्यादा शोषण हुआ तो बिहार का जदूवंश और हमारे मुसलमान भाइयों का हुआ। अभियो से मन बदलो। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र यादव जी और परवेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी भूपेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और परवेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से बड़े बड़े वादे नेताओं के द्वारा किए जा रहे हैं। अब धरातल पर कितने सारे वादे सामने आ पाएंगे वो देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। हमारे साथ ऐसे ही आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।